मूवी शुरू होती एक जवान हुए निब्बा दिब्बी से, जिनका नाम डाइसू और मीरा है। ये दोनों 17 साल के हैं, लेकिन इनके कारनामे देखकर हम लोग शॉक हो जाते हैं जब डाइसू मीरा को प्रेग्नेंट कर देता है। ये बात जब इन दोनों के परिवारों को पता चलती है तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। मीरा के मॉम डैड अपनी बेटी को खूब पिटाई करते हैं और यहाँ डाइसू के परिवार वाले इसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। अपने बेटे को थप्पड़ लगाने के बाद ये कहते हैं, अरे नालायक, इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकता है। लेकिन डाइसू इनसे माफ़ी मांगने के बदले घर छोड़कर भाग जाता है और अपने नए परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन एक समस्या आ जाती है। इनका जो बेटा पैदा हुआ है उसे एक रेयर बीमारी हुई होती है। ये बीमारी किसी भी बच्चे को नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेजी से बूढ़ा बना देती है। इस बीमारी का नाम है प्रोगेरिया। इनका बेटा एरम सिर्फ छोटा बच्चा है, पर उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा है। भले ही एरम बूढ़ा दिखता हो, पर इनके माँ बाप हमेशा एरम से प्यार करते रहेंगे। एरम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। ये तीनों साथ में बैठकर उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे होते हैं। एरम की उम्र अब 16 साल की है, लेकिन वो दिखने में 80 साल का लगता है। एरम कभी भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि वहाँ जाएगा तो वहाँ के बच्चे एरम को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे कई लोगों ने इनको डोनेशन भेजी है ताकि एरम की बीमारी का इलाज हो सके, और साथ ही अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मीरा लॉन्ड्री के कंपनी में काम करती है और डाइसू कैब ड्राइवर का काम करता है। इस बीमारी के कारण एरम की तबीयत हरदम खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी एरम एक अच्छा बच्चा है। वो अपने परिवार से काफी प्यार करता है। वो उन्हें किसी भी बात की तकलीफ होने नहीं देता। इसके अलावा मीरा और डाइसू भी अपने बच्चे से काफी प्यार करते हैं। जब भी कोई लोग एरम का मजाक बनाते, डाइसू सीधा उन लोगों से लड़ पड़ता है। फिर हम देखते कि ये दोनों जब रास्ते पर होते हैं तो कुछ लोग एरम को देखकर दूर भाग रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ये बीमारी इनके बच्चों को ना हो जाए। ये सब देखकर एरम को अच्छा नहीं लग रहा होता। तब इनकी मॉम कहती है, तुम डरो मत, बिंदास होकर चलो, लोगों को बोलने दो जो बोलना है, लोगों का काम है बोलना। ये सुनकर एरम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एरम अपनी बीमारी और स्ट्रगल के बावजूद एक नॉर्मल टीनेजर जैसी लाइफ जीने की चाहत रखता है। एक दिन जब एरम कंप्यूटर चला रहा होता है, तब उसे एक लड़की मैसेज करती है जिसका नाम है सुहू। उसे भी एरम की तरह एक खतरनाक बीमारी होती है और साथ ही उसकी उम्र 16 साल की है। इनसे बातें करते हुए एरम के दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है, लेकिन तभी एरम की तबीयत खराब हो जाती है। तो डॉक्टर एरम के परिवार को इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोल देते हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले एरम अपने पड़ोसी से मिलकर आता है जिसका नाम है मिस्टर जैंग। एरम का कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मिस्टर जैंग ही है जो एरम से अच्छे से बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि एरम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तभी एक बच्चा एरम को दादाजी बोल देता है, जिसे सुनकर एरम को बहुत दुख होता है। आप ये बात समझ सकते हो कि 16 साल के लड़के को कोई अगर बूढ़ा बोल दे तो उसे कैसा लगेगा। अपना दुख कम करने के लिए वो फिर से सुहू से ऑनलाइन बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुहू को बोन मैरो की बीमारी है। एरम कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। फिर एरम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को लिखने लगता है। वो एक ऑटोबायोग्राफी जैसा किताब लिख रहा होता है। इस डायरी में वो अपनी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे लम्हे को समेट रहा है, जिससे उसके माँ बाप और पूरी दुनिया उसके थॉट को समझ सकेगी। ये डायरी उसकी लेगेसी बनने वाली है। फिर अगले दिन ये प्रोड्यूसर फिर से एरम के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, पर इसके लिए इनकी मॉम मना कर देती है। तब एरम कहता, आप चिंता मत करिए मॉम, मैं इस डॉक्यूमेंट्री को करना चाहता हूँ। इन्होंने हाँ इसलिए किया ताकि इनके बीमारी के कारण इनके माँ बाप को कोई फाइनेंशियल इशू ना हो। शूटिंग के दौरान एरम की तबीयत खराब हो जाती है और जब ये आईपैड में नॉवल पढ़ रहा होता है तब डॉक्टर ये आईपैड छीन लेते हैं, क्योंकि एरम को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करना मना है, इससे इसकी आंखें खराब हो सकती है। वहीं हम देखते कि 10 दिन हो चुके हैं, सोहू ने अभी तक मैसेज नहीं किया है। वहीं दूसरे दिन डॉक्टर ने एरम की दवाई बदल दी होती है। मीरा पूछती है कि आपने मेरे बेटे की दवाई क्यों बदल दी। डॉक्टर कहता है, इस नई दवाई से आपके बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी एरन कहता है, झूठ मत बोलिए, ये बताइए कि अब मैं मरने वाला कब हूँ। दरअसल एरम ये बात जानता है कि उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर इसे फाइनली बता देता है कि तुम्हारे पास बस 2 महीने बचे हुए हैं। ये जानकर एरम को अंदर से बहुत दुख होता है। वो अब सोचता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्यों ना अब अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो कर देता हूँ। उसे अपनी ज़िंदगी में अल्कोहल को टेस्ट करना है। वो मिस्टर जैंग से पूछते कि क्या आप मेरे लिए अल्कोहल ला सकते हैं, लेकिन मिस्टर जैंग अल्कोहल लाने से मना कर देते हैं। अब एरम काफ़ी देर से गेम खेल रहा होता है। मीरा कहती है, तुम गेम को रखो और खाना पे ध्यान दो।
एरम कहता है मुझे नहीं खाना। ये सुनकर डाइसू को गुस्सा आ जाता है और वो ज़बरदस्ती गेम को छीन लेता है, जिससे एरम को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आप लोग मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने क्यों नहीं दे रहे। ये खाने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर डाइसू को अपने बच्चे के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो चाह कर भी अपने बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा होता। वहीं सोहू को काफ़ी दिन हो गए हैं, उसने अभी तक एरम को कोई भी मैसेज नहीं किया। तब एरम उसे खुद ही आखिरी मैसेज कर देता है, जो होता है गुड बाय। फिर एरम अपने डैड से पूछता है कि क्या आप मुझे बाहर घुमा सकते हो? डैड कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर ये दोनों बाहर घूमने आ जाते हैं। बाहर खुली जगह में आकर एरम बहुत रोता है, क्योंकि उसे भी नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जीनी थी। तब डाइसू कहता है कि एरम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। डाइसू अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों जमीन पे लेटकर तारे को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से एरम को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब वो कभी देख नहीं पाएगा। यहाँ मीरा और डाइसू बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं। फिर एक दिन डाइसू हिम्मत करते हुए अपने डैड से मिलने आ जाता है, जो अब बूढ़े हो चुके हैं। डाइसू को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये 16 साल से अपने डैड से मिलने तक नहीं आया। यहाँ डाइसू एरम की काफ़ी सारी फ़ोटो देखता है। तभी डाइसू को पता चलता है कि जिस इंसान ने एरम के लिए 10,000 युआन को डोनेट किया था, वो असल में इनके डैड ही थे। अपनी गलती के लिए डाइसू इनसे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन इनके डैड ने तो इन्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। वो अपने बेटे को कहती कि तुम अपने बच्चे के लिए जो कर सकते थे वो तुमने किया। अब एरम जब तक इस दुनिया में है तुम उसे सारी खुशियाँ देते रहना। अब डाइसू का जाने का समय हो जाता है। जाने से पहले वो इन्हें अपने पोते के लिए एक हैट दे देते हैं। फिर इसके बाद डाइसू और मीरा अपना पूरा वक्त एरम के साथ बिताने लग जाते हैं। वहीं मिस्टर जैन एरम के लिए एक शराब की बोतल लाए होते हैं। एरम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शराब का टेस्ट चखा होता है और साथ में मिस्टर जैन इनके लिए गाना भी गा रहे होते हैं। फिर अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। डाइसू अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें कौन सा भी गिफ्ट चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एरम इन्हें कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक जगह जाना है ताकि मैं वहाँ क्रिसमस की बेल सुन सकूँ। अपने बेटे के खातिर ये इन्हें टैक्सी में बिठाकर उसी जगह पर ले आते हैं। क्रिसमस की बेल की आवाज़ सुनते सुनते एरम इस दुनिया से चला जाता है। एरम के जाने के बाद इनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन एरम की डायरी को पढ़कर वो उसके सपने और उसके प्यार को समझ पाते हैं। उसकी डायरी उन्हें ये याद दिलाती है कि उनका बेटा कितना जिंदा दिल और प्यारा था। एरम ने अपनी छोटी सी जिंदगी में भी एक बड़ी लेगेसी छोड़ दी है, जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। और इस तरह एरम की छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार करो, मुस्कुराओ और जो वक्त मिला है उसे खूब इंजॉय करो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरफ से सभी को बाय।